क्या आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं और आपको प्लस और माइनस का खेल कंफ्यूज करता है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई और सरल गणितशाला पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पूर्णांक को एकदम आसान और देसी अंदाज में समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप पूर्णांक के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए अपने पेन और कॉपी उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने कक्षा 6 में ये पढ़ा था कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या हम लोग बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, तो गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती हमारी किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या में शून्य लगा देते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक, तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, उसमें हम शून्य को शामिल कर लें। 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट हो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे, और जिसकी गिनती 0 से स्टार्ट हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, ये समझ गए। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? गिनती वाली संख्या। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? गिनती वाली संख्या। और पूर्ण संख्या हम लोगों ने सीखा कि गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे अनंत तक, तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो अब देखिए पूर्णांक की परिभाषा क्या है। जब हम पूर्ण संख्या क्या है? जिसकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अनंत तक। यानी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या के पहले घटाव का चिन्ह लगा हो। ठीक, जैसे ये 2 है और 2 के पहले घटाव का चिन्ह लगा हो, तो ये क्या हो गई? ऋणात्मक संख्या। यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं तो इस पूरे समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये क्या पूर्ण संख्या हो गई? 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते 5 6 7 8, और इसके साथ हम ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 -5 मिला देते हैं तो इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? देखिए, तो इसमें ऋणात्मक भी संख्या है, यानी घटाव चिन्ह वाला भी संख्याएं हैं, और 0 भी है, और जोड़ संख्या वाला भी चिन्ह है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो जोड़ तो लगा ही नहीं है। तो देखिए, जोड़ का चिन्ह हमेशा छिपा रहता है, जोड़ का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका चिन्ह ये छिपा हुआ है प्लस का। ठीक, समझ गए। तो यही इसकी परिभाषा हो गई कि जब हम पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को भी मिला दें तो इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक, समझ गए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक की पहचान क्या है कि इसमें धनात्मक संख्या भी रहता है यानी प्लस वाला, ऋणात्मक संख्या भी रहता है यानी माइनस वाला, और शून्य, तीनों शामिल होते हैं। देखिए ये प्लस वाला है, इसके पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ये ऋणात्मक वाला है, और शून्य भी शामिल है। ये पूर्णांक की पहचान है। आप सोच रहे होंगे कि शून्य है तो शून्य के भी तो पहले कुछ नहीं है, तो ये प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो देखिए शून्य जो है ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कोई आपसे पूछे कि शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि शून्य जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की ही संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में हम अगर 0 शामिल कर लें तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5। और पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पे जो समूह बनता है उस पूरे समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका पहचान क्या है कि इसमें धनात्मक यानी जोड़ वाले भी संख्या रहते हैं और ऋणात्मक वाले भी संख्या रहते हैं और शून्य भी रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को रोक के ये आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर पूर्णांक को दर्शाना, कि नंबर लाइन पर पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए ये आपके गांव का रोड है। ये क्या है? आपके गांव का रोड है। ठीक, ये क्या है? गांव का रोड है। ये आपके गांव का रोड है। ठीक, और बीच में मान लीजिए कि ये एक आदमी है जिसका नाम है 0। ठीक, बीच में ये आदमी है जिसका नाम क्या है? 0, और इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। इधर -1 -2
-3, -4, -5 और -6। ठीक, और रोड के किनारे मान लीजिए ये लोग खड़े हैं, बीच में 0 नाम के लोग खड़े हैं। यहाँ 1 खड़ा है, 2 खड़ा है, 3 खड़ा है, 4 खड़ा है, 5 खड़ा है, 6 खड़ा है, ये -1 खड़ा है, -2 खड़ा है, -3 खड़ा है, -4 खड़ा है, -5 खड़ा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइंस बोलते हैं। ठीक, समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक, इसके बीचों बीच में क्या रहता है? शून्य रहता है। अब ये शून्य हो गया बीचों बीच में। ये मेरे कौन से हाथ हैं? आप बताइए, ये मेरे कौन सा हाथ है? ये दायां हाथ है। अब देखिए ये क्या है? 0 है, और इधर ये हमारा क्या है? दायां हाथ है। ये क्या है? दायां हाथ है। तो इधर कौन सी संख्या लिखी? इधर दाईं ओर की, यानी दायां साइड, दाईं ओर की संख्या लिखी हुई है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे दाईं ओर। ठीक, इधर की संख्या, ये 0 से इधर की संख्या, ये मेरा बायां हाथ है, तो इधर की कौन सी संख्याएं हो जाएगी? इधर की संख्याएं हो जाएगी बाईं ओर की संख्या। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट साइड। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। ठीक, समझ गए? देखिए ये 0 है, ये मेरा दायां हाथ है, तो इधर दाईं ओर की ये संख्याएं हो गई। ये मेरा बायां हाथ है, तो ये बाईं ओर की संख्याएं हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं? शून्य कहाँ रहता है? हमेशा बीच में रहता है। शून्य कहाँ रहेगा? हमेशा बीच में रहेगा। और शून्य के दाईं ओर, यानी इधर की संख्याएं जो है क्या है? देखिए तो ये कुछ चिन्ह नहीं है, तो किस चीज का चिन्ह छिपा हुआ है? प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है ना, यानी दाईं ओर की संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक संख्या। ठीक, और बाईं ओर की संख्या देखिए, इसके इस संख्या के पहले काहे का चिन्ह लगा है? घटाव का चिन्ह लगा है, यानी ये घटाव का चिन्ह लगा है, यानी ये क्या है? शून्य की बाईं ओर की संख्या जो रहती है, ये कौन सी संख्या कहलाती है? ये ऋणात्मक संख्या। समझ गए? ये सब कौन सी संख्याएं हो गई? ऋणात्मक संख्या। शून्य हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। शून्य के दाईं ओर की संख्याएं जो रहती है वो धनात्मक संख्या होती है, और शून्य की बाईं ओर की ऋणात्मक संख्या। ठीक, धनात्मक संख्या हमेशा बढ़ोतरी को दर्शाता है, और वही ऋणात्मक संख्या जो हो गई ये हमेशा कमी को दर्शाएगा। ठीक, समझ गए? यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए एक चीज, जैसे हम शून्य से दाईं ओर जाएंगे, ये शून्य से जैसे हम जैसे जैसे दाईं ओर जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक, यानी बड़ी होती जाएगी। जैसे हम 0 पे हैं, 0 से 1 पे गए तो क्या हो गई? बढ़ गई। 1 से 2 पे गई, वो बढ़ गई। 2 से 3 पे गए तो क्या हो गई? बढ़ गई। यानी जैसे हम इधर जाएंगे संख्या बड़ी होती जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। ठीक, शून्य से जैसे हम इधर जाएंगे संख्या क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। संख्या क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। जैसे 0 है, 0 और 1, तो जैसे हम देखिए इधर की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यानी हम पूछें कि 0 और -1 में कौन छोटा है? तो -1 छोटा है। ठीक, -1 और -2 में देखिए जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे वो क्या होती जाएगी? संख्या छोटी होती जाएगी। ठीक, -1 और -2 में कौन छोटा है? तो आप बोलेंगे -2, क्योंकि जैसे हम इधर ऐसे की साइड बढ़ते जाएंगे वो संख्या क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। -5 और -6 में आपसे पूछे कि कौन छोटा है? तो -6 छोटा है। ठीक, समझ गए? अब वहीं हम ये पूछे कि 5 और 6 में कौन छोटा है? तो 5 छोटा है। यानी जैसे हम इधर की ओर जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे हम इधर की ओर जाएंगे संख्या घटती जाएगी। ठीक, समझ गए? अब इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो -6 और -5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो देखिए -6 यहाँ है, -5 यहाँ। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जैसे हम इधर की ओर जाते जाएंगे वो क्या हो जाएगी? संख्याएं छोटी हो जाएगी। तो देखिए -5 यहाँ है, -6 यहाँ है, तो ऐसे कौन मिल रहा है? ऐसे कौन मिल रहा है? ये तो ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इधर बड़ा रहता है उधर मुंह कर देते हैं। ठीक, इसी तरह -3, देखिए -3 यहाँ है और 1 कहाँ है? यहाँ है। तो कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा? देखिए इधर की जो संख्याएं रहती हैं, 0 से इधर की संख्या, ये क्या होती है? जैसे जैसे अपन जाती है छोटी होती जाएगी। तो 1 से और यहाँ आएंगे तो ऐसे आएंगे तो कौन छोटी होगी? -3 छोटी हो जाएगी, और 1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 इधर है तो 1 बड़ा हो जाएगा ना। तो जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह कर देते हैं। ठीक, समझ गए? इसी तरह देखिए -6 और -8, ये -6 है और 8 कहाँ आएगा? और बढ़ाएंगे तो देखिए इसको और बढ़ाएंगे हम तो यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ फिर -9 हो जाएगा। ऐसा ही ना होगा? इसको बढ़ाएंगे तो देखिए क्या कर रहा है? -6 और -8, -6 यहाँ है और -8 यहाँ है। अब बताइए तो कौन छोटी है? हम लोग ऐसे जाते हैं तो ये छोटी होती जाती है, ऐसे छोटी होती जाती है, ऐसे की तरफ छोटी होती जाती है, यानी -8 छोटा हो जाएगा, यानी ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जिधर बड़ा रहता है उधर हम लोग मुँह कर देते हैं। ठीक, समझ गए? इसी तरह देखिए 3, यानी ये 3 और ये -8, तो हम लोगों ने अभी इसको सीख लिया कि जैसे इधर की ओर जाएंगे हम लोग क्या होती है? संख्याएं छोटी होती जाएगी, ये संख्याएं छोटी होती जाएगी, यानी
-8 छोटा हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 3 की ओर मूव कर देते हैं। ठीक, और इसमें कोई पूछे आपसे कि 3 का चिन्ह क्या लिखा हुआ है, तो 3 का चिन्ह कुछ नहीं है, यानी यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 3 क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ 0 और -10, 0 है और ये -10, -10 तो इधर ही आएगा। तो देखिए 0 से जैसे हम इधर बढ़ते हैं संख्या क्या होती जाती है, छोटी होती जाएगी। तो कौन छोटी हो जाएगी, 10 इधर ही मिलेगा, यानी 10 छोटा हो जाएगा, -10 छोटा हो जाएगा, यानी 0 बड़ा हो जाएगा। तो जिधर बड़ा रहता है उधर हम लोग मूव कर देते हैं। इसी तरह 12 और 3 में बताना है। तो देखिए धनात्मक संख्या, इसमें कुछ चिन्ह नहीं है, ये प्लस वाला है, इधर है। तो इधर हम लोगों ने अभी सीखा कि ऐसे हम लोग बढ़ते हैं तो संख्या क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 12 आएगा, यानी यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 12 है। तो ऐसे हम लोग जाने पर संख्या बढ़ती जाती है, यानी ये बड़ा हो जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जिधर बड़ा रहता है उधर हम लोग मूव कर देते हैं। तो समझ गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 0 हमेशा बीच में रहेगा, 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक, और 0 के दाईं ओर जो लिखी रहती है वो धनात्मक संख्याएं रहती हैं, वो हमेशा बढ़ोतरी को दर्शाती है। और दाईं ओर जैसे जैसे हम लोग ऐसे जाएंगे संख्या बड़ी होती जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। ठीक, और 0 से बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ठीक, ये हमेशा कमी को दर्शाती है। ठीक, और जैसे जैसे हम लोग बाईं ओर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऐसे जैसे बाईं ओर की बढ़ती जाएंगे संख्या छोटी होती जाएगी। ठीक, समझ गए। चलिए अब इसको आप उतार लीजिए। देखिए ये सब क्या है, नंबर लाइन्स है। बीच में 0 है, इधर धनात्मक संख्या 2 4 6 8 10 12, -2 4 6 8 -10 12, इधर ऋणात्मक संख्या है। ठीक, इसी तरह ये नंबर लाइन से बीच में 0 है, इधर 3 6 9 12 15 18 सब बराबर बराबर रहेगा दोनों साइड, 3 6 9, तो इधर भी -3 -6 -9। ठीक, ये 0 तो 5 10 15, तो इधर भी 0, तो इधर -5 -10 -15। ठीक, समझ गए। चलिए तो देखिए पूर्णांकों का उपयोग दैनिक जीवन में क्या है। तो देखिए जैसे हम कहें, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और जैसे हम कहें, आप लोग बराबर न्यूज या टीवी या पेपर में देखते होंगे कि आज का तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे चला गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 0 से 5 डिग्री नीचे, यानी कि 0 से कम। तो इधर की संख्याएं कम होती हैं और इधर की संख्याएं ज्यादा होती है। कमी को या कर्ज को दर्शाने या नीचे को दर्शाने के लिए ऋणात्मक में लिखा जाता है, यानी 0 से 5 डिग्री नीचे, यानी कि कम। 0 से 5 डिग्री कम, यानी 0 से 5 कदम कम, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -5 डिग्री। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, -5 डिग्री। ठीक, समझ गए। यही जैसे गर्मी के दिनों में कहता कि आज का तापमान 10 डिग्री हो गया, आज का तापमान 12 डिग्री हो गया, आज का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया, यानी कि 15 डिग्री इधर आएगा ना, तो +15 डिग्री लिखेंगे। ठीक, समझ गए। इसी तरह देखिए पूर्णांकों का उपयोग तापमान को दर्शाने में, या पैसा हम लोग निकालने जाते हैं, मान लीजिए मेरे खाते में 1000 रुपया है, मेरे खाते में 1000 रुपया था और हमने क्या किया, 1200 रुपये खर्च कर दिए, तो 200 रुपया क्या हो गया, कर्ज हो गया ना हमारे ऊपर। 200 रुपया क्या हो गया, कर्ज हो गया। तो कर्ज या कमी को दर्शाने के लिए हम लोग कहे लिखते हैं, ऋणात्मक संख्या में लिखते हैं, यानी माइनस में, यानी हमारे पास -200 रुपया हो गया, यानी हम 200 रुपया कर्ज में चले गए। ठीक, समझ गए। अब देखिए ऊंचाई और गहराई दर्शाने के लिए, मान लीजिए इस पहाड़ की ऊंचाई, कोई पहाड़ है और ऊंचाई समुद्र तल से 800 मीटर ऊपर है। तो देखिए समुद्र तल की हमेशा, जैसे ये समुद्र है और समुद्र तल की हमेशा जो पानी रहता है उसको हम लोग 0 लेवल मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। और कह रहा है इस पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से 800 मीटर ऊपर है, ऊपर है यानी आगे है, यानी कि वृद्धि। तो उसको हम लोग काहे में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, यानी +800 मीटर। ठीक, तो प्लस ऐसे लिखा नहीं जाता, प्लस हमेशा छिपा रहता है, यानी 800 मीटर। समझ गए, यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक नोट को हमेशा याद रखना है, पूर्णांक में सब कुछ आता है, धनात्मक संख्या आता है, ऋणात्मक संख्या आता है और शून्य आता है, जिसको हम लोगों ने अभी पीछे देख लिया कि पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी आता है। एक पॉइंट और देख लीजिए, कोई भी आधी अधूरी संख्या जैसे 1.5 3.02 -2.17 पूर्णांक नहीं होती, यानी कि आधी अधूरी। ये क्या है, 1.5 है, यानी आधा अधूरा है, यानी दशमलव वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती। संख्या पूरा पूरा होना चाहिए, जैसे 1 हो, 2 हो, -3 हो, -6 हो, -100 हो, -1000 हो, 2020 हो, 2026 हो, 23 हो, ये सब पूरा पूरा होना चाहिए, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा संख्या नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग नहीं बोले। अब जैसे आपसे कोई बोले 2.14 ये पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे नहीं, पूर्णांक में पूरी संख्या या तो 2 लिखा रहे या 3 लिखा रहे या पूरा इसे 214 लिखा रहे या -214 लिखा रहे। ठीक, तो समझ गए, कोई भी आधी अधूरी संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक।
अब हम लोग देखते हैं पूर्णांकों का योग और घटाव। तो ध्यान दीजिए, जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते या घटाते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा पूर्णांक ही रहता है। ठीक, जैसे 2 और 4 को जोड़ना है तो 2 और 4 कितने होंगे? 6 होंगे। 2 भी क्या था? पूर्णांक था, और 4 भी क्या था? पूर्णांक था। ठीक, और दोनों को जोड़ने पे जो संख्याएं मिली 6, ये भी क्या है? पूर्णांक ही है। तो वही है कि जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते या घटाते हैं तो जो आंसर आता है वो भी हमेशा पूर्णांक ही रहता है। देखिए 8 में से 5 घटाना है, क्या होगा? 3 होगा। 8 भी क्या था? पूर्णांक था, 5 भी क्या था? पूर्णांक था। तो 8 में से 5 घटेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 एक पूर्णांक है कि ना? आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो वहीं जब दो पूर्णांकों को जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक ही मिलता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संवृत्त गुण बोलते हैं। ठीक, समझ गए? इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संवृत्त गुण बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि संवृत्त गुण किसे कहते हैं, तो जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक ही मिलता है, इसे ही हम लोग संवृत्त गुण कहते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? जैसे हम कहें -6 और -3, ये कितना हो जाएगा? -9। तो ये क्या था? ये भी एक पूर्णांक था, ये भी एक पूर्णांक था। तो वही कह रहा है कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को घटाते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक ही मिलता है। ये 9 क्या था? 9 भी एक क्या है? पूर्णांक है। संख्या रेखा पे है ना, ये ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो ये ऋणात्मक संख्या है तो पूर्णांक है, तो आंसर का यह पूर्णांक होगा। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? संवृत्त गुण बोलते हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि -9 कैसे हो गया, तो वहीं अब हम लोग देखते हैं चिन्हों का नियम। तो देखिए चिन्हों का नियम जोड़ घटाव के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये दो चीज आपको ध्यान रखने हैं। एक जैसा चिन्ह दिख जाए तो हमेशा जुड़ेगा और चिन्ह उसी का रहेगा। जैसे देखिए -2 जोड़ -3, इसका ये दोनों का क्या है? एक जैसा चिन्ह है, तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 2 3 5, और चिन्ह इसी का रहेगा। चिन्ह काहे का रहेगा? इसमें देखिए घटाव का है और इसमें भी घटाव का है, तो घटाव का रहेगा। ठीक, समझ गए? अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का चिन्ह ठीक उसके पहले रहेगा। किसी भी संख्या का चिन्ह ठीक उसके पहले रहता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 का यहाँ चिन्ह क्या है, तो 2 के ठीक पहले किस चीज का चिन्ह लगा है? तो घटाव का। तो 2 का चिन्ह काहे का है? घटाव का है। ठीक, इसी तरह मैं पूछूं कि 3 का चिन्ह काहे का है, तो देखिए यहाँ 2 चिन्ह दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। तो आप 3 का चिन्ह क्या बोलेंगे कि प्लस है कि माइनस है? तो देखिए अभी क्या लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या का चिन्ह ठीक उसके पहले रहता है। 3 के ठीक पहले माइनस है कि प्लस है? आप बोलेंगे माइनस है। 3 के ठीक पहले क्या है? माइनस है, यानी 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है। ठीक, तो समझ गए? वही एक जैसा चिन्ह, देखिए दोनों का एक जैसा चिन्ह है तो हमेशा जुट जाएगा, यानी 2 3 5 हो जाएगा और चिन्ह उसी का रहेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए चिन्ह उसी का रहेगा, यानी घटाव का है। यहाँ 2 में भी घटाव है, 3 में भी घटाव है, तो घटाव का चिन्ह है। ठीक, और इसका परिणाम क्या है? -5। और -5 क्या है? पूर्णांक है ना, संख्या रेखा पे। अब देखिए इसका आंसर क्या है? इसका चिन्ह क्या है? इसके ठीक पहले रहता है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी भी संख्या का चिन्ह यदि कुछ नहीं हो तो वहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। तो इसका प्लस का चिन्ह और 3 का प्लस का चिन्ह, तो एक जैसा चिन्ह रहे तो हमेशा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 5 3 8। ठीक, और चिन्ह उसी का रहेगा, यानी प्लस और प्लस, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि प्लस का चिन्ह ऐसे देना ठीक नहीं रखता, इसलिए हम लोग प्लस का चिन्ह छुपा देते हैं। ठीक, समझ गए? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए एक जैसा चिन्ह हमेशा जुड़ेगा। इसका भी चिन्ह क्या है? घटाव का है, और इसका भी चिन्ह क्या है? घटाव का है। तो एक जैसा दोनों का चिन्ह हो गया तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी 12 4 16, और चिन्ह इसी संख्या का रहेगा, यानी घटाव है तो घटाव का ही चिन्ह रहेगा। ठीक, समझ गए? अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि अलग अलग चिन्ह हमेशा घटेगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या। इसका अलग अलग चिन्ह हो गया, देखिए इसका घटाव का चिन्ह हो गया और इसका जोड़ का चिन्ह हो गया, ये अलग अलग चिन्ह हो गया ना। तो अलग अलग चिन्ह हमेशा घटता है। तो बड़ी संख्या में से घटाते तो बड़ी 10 है, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 होगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखते हैं। इसमें 10 और 2 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है? देखिए घटाव का है, तो हमेशा चिन्ह उसी का लिखते हैं, यानी कि -8। अब देखिए इसको करने हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? अलग अलग चिन्ह हमेशा घटेगा और चिन्ह हमेशा बड़े। देखिए अलग अलग चिन्ह है, इसके चिन्ह क्या है? कुछ नहीं, यानी प्लस छिपा हुआ है, और इसके चिन्ह क्या है? 3 के चिन्ह क्या है? घटाव का है, तो ये अलग अलग हो गया, प्लस और माइनस अलग अलग हो गया। तो अलग अलग चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं। तो 7 में से 3 घटेगा, 4 बचेगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या है? 7 बड़ी है ना, 7 और 3 में 7 बड़ा है, तो इसका चिन्ह किस चीज का है? प्लस का है। तो प्लस हम लोग लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। प्लस यहाँ ऐसे लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है।
ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ गए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक जैसा घटाव का चिन्ह एक साथ आ जाए तो वह धनात्मक बन जाता है। देखिए एक जैसा घटाव का चिन्ह एक जगह आ जाए तो क्या बन जाता है, जोड़ का चिन्ह बन जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा 2, और ये जब एक जगह घटाव का चिन्ह आपको दिख जाए तो वो जोड़ का चिन्ह बन जाता है। ठीक, तो ये 2 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ घटाव का एक जैसा एक जगह नहीं है, एक जगह रहता तब जोड़ का चिन्ह बनता। तो इसको कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा कि अलग अलग चिन्ह क्या होता है, घटता है, लेकिन एक जैसा चिन्ह क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखिए इसका एक जैसा चिन्ह है -5 और इसका भी एक जैसा चिन्ह है -3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 5 3 8, और चिन्ह यही दोनों में से किसी एक का हो जाएगा। यही हम देखिए कैसे क्वेश्चन बदल जाएंगे, यही हम -5 लिख दूं और यहाँ जोड़ के जगह पे घटाव लगा दूं और ये -3। ठीक, अभी हमने सिर्फ जोड़ के जगह पे घटाव लगाया है, ये शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे। अब यहीं देखिए, यदि हम प्लस के जगह पे माइनस कर दें तो देखिए कैसे बदल जाएगा। ये -5 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस के जगह पे हम माइनस कर दिए, ये -3 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हल करना है तो कैसे होगा, तो देखिए ये अब यदि -2 एक साथ दिख जाए तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, यानी -5 यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग चिन्ह हमेशा घटेगा। देखिए इसका अलग चिन्ह हो गया, ये माइनस का, और इसका चिन्ह प्लस का, तो घटेगा। तो 5 में से 3 गया 2, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखेंगे। इसमें 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5, और 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -2। देखिए थोड़ा सा चिन्ह चेंज होने से अलग हो गया, आंसर अलग हो गया ना, इसका -8 इसका -2। ठीक, ये आपके पूर्णांक चैप्टर का है। ये देखिए इस यही एग्जाम्पल को हम लोग ये और ये वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आप तुरंत अब फटाफट सॉल्व करने लगिएगा। हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि एक जैसा चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, जुड़ता है। इसका चिन्ह किस चीज का है, किसी भी चीज का, तो ये छिपा हुआ है, तो ये प्लस और ये प्लस हमेशा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 17 और 23 कितने हो जाएंगे, 40। ठीक, 17 और 23 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40। और चिन्ह किस चीज का रहता है, यही कोई संख्या का, यानी जो संख्या रहेगा उसी का, यानी प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो प्लस का चिन्ह तो लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। ठीक, 40 आ गया। अब ये बताइए तो 40 एक पूर्णांक है क्या, तो परिणाम एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक, यानी 40 जो आया आंसर यानी कि परिणाम, आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम, यानी परिणाम क्या हो जाएगा, परिणाम एक पूर्णांक है, परिणाम एक पूर्णांक है। समझ गए। ठीक, इसी तरह ये देखिए, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अलग अलग चिन्ह हो जा रहे हैं, इसका घटाव का चिन्ह, इसका जोड़ का चिन्ह। तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अलग अलग रहेगा तो घट जाएगा, अलग अलग में लड़ाई हो जाता है, यानी घट जाता है, यानी कट जाते हैं, कट जाएगा यानी घट जाएगा, अलग अलग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एक जैसे हमेशा जुड़े रहेंगे, एक जैसे जो रहेंगे वो हमेशा जुड़े रहेंगे, और अलग अलग जो रहेंगे हमेशा लड़ते रहेंगे, यानी घटते रहेंगे। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिए, एक जैसे रहेंगे वो जुड़े रहेंगे, और अलग अलग रहेंगे तो लड़ते रहेंगे, यानी घटते रहेंगे। ठीक, तो देखिए अलग अलग है, ये माइनस है और यहाँ प्लस का है, तो अलग अलग घटेगा। तो 10 पड़ा है ना, तो 10 में से 3 घटेगा, तो 10 में से 3 गया 7, और जो जिसमें से घटता है चिन्ह उसी का हो जाता है। तो इसमें से घटा है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस है। अब बताइए तो परिणाम एक पूर्णांक है क्या, -7 पूर्णांक है। अब बोलेंगे बिल्कुल, यानी कि परिणाम एक पूर्णांक, यानी यहाँ लिख लीजिएगा परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, समझ गए। इसी तरह इसको देखिए, ये क्या है, एक जैसे हैं कि अलग अलग है, आप बोलेंगे अलग अलग है, क्योंकि यहाँ घटाव का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग लड़ेगा यानी कि घटेगा तो घटा दीजिए। तो 75 में से 18 घटाएंगे, कितने बचेगा, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से गया 5, 57। और चिन्ह का किसका रहेगा, तो इसमें से घटा है ना, 75 बड़ा था ना, तो 75 में से घटा है ना, तो 75 का चिन्ह किस चीज का है, घटाव का, तो घटाव का। अब बताइए तो -57 पूर्णांक है क्या, बोलेंगे बिल्कुल, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, समझ गए। इसी तरह इसको आप देखिए, ये अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं, आप बोलेंगे ये तो अलग अलग है, क्योंकि 19 के पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो ये प्लस का चिन्ह और ये इसका चिन्ह क्या है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लस का चिन्ह बोल देना है, नहीं, किसी भी संख्या का चिन्ह उसके ठीक पहले रहता है ना, तो ठीक पहले क्या है, 25 के ठीक पहले क्या है का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है ना। तो ये देखिए प्लस और ये घटाव, यानी अलग अलग हो गए, तो अलग अलग घटता है। तो 25 में से बड़ी संख्या में से घटेगा, तो 25 में से 19 घटेगा, कितना बचेगा, 7, और इसमें से घटा है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, घटाव का, तो ये -7। आप बताइए तो -7 एक पूर्णांक है क्या, बोलेंगे बिल्कुल है पूर्णांक, तो परिणाम एक पूर्णांक है।
ठीक, इसी तरह भी ये देखिए अलग अलग चिन्ह हो गए, इसका चिन्ह प्लस छिपा हुआ है, इसका चिन्ह माइनस, अलग अलग चिन्ह हो गए तो अलग अलग घटता है। तो 27 में से 27 घटेगा, 0 बचेगा। और 0 की अब इन दोनों में से किसकी संख्या, किसकी लिखेंगे चिन्ह, जोड़ के लिखेंगे, इसकी संख्या जोड़ के लिखेंगे, घटाव के लिखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यानी 0 में जोड़ या घटाव का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, 0 में जोड़ या घटाव का चिन्ह नहीं लगा सकते, यानी 0 यानी कि 0। अब बताइए तो 0 पूर्णांक है क्या? अब बोलेंगे बिल्कुल, संख्या रेखा पर 0 था ना, हाँ, तो 0 क्या है, एक पूर्णांक है, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, समझ गए। इसी तरह ये देखिए अलग अलग चिन्ह हो गया, अलग अलग चिन्ह हो गया, ये घटाव का चिन्ह, ये 0 में ये जोड़ है तो अलग अलग चिन्ह हो गया तो घटेगा। तो 20 में से 0 यानी किसी भी संख्या में से आप 0 घटाइएगा तो वही संख्या हो जाए, वही संख्या हो जाती है, यानी 20 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लिखते हैं, बड़ा का। तो 20 और 0 में कौन बड़ा था, 20 था, तो इसका चिन्ह क्या है, घटाव का। तो घटाव का बताइए तो -20 पूर्णांक है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, इसी तरह देखिए ये अलग अलग चिन्ह है कि एक जैसे हैं, आप बोलेंगे अरे ये तो एक जैसे हैं, इसका भी घटाव का, इसका भी घटाव का, तो एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं। तो 35 10 45 और चिन्ह भी तो लिखने हैं, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में घटाव का चिन्ह था ना, यानी घटाव का चिन्ह। बताइए तो -45 एक पूर्णांक है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि पूर्णांक किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें धनात्मक संख्या रहती है, ऋणात्मक संख्या रहती है और शून्य रहता है, उसी को बोलते हैं ना। तो ये देखिए तो ये ऋणात्मक संख्या होगी ना, तो ये क्या पूर्णांक हो गया, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, समझ गए। इसी तरह अब इसको देखिए, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक जैसा चिन्ह है कि अलग अलग है? आप बोलेंगे अलग अलग है, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस छिपा हुआ है तो अलग अलग घट जाता है, तो अलग अलग घट जाएगा, यानी 7 में से 2 घटेगा 5। और किस में से घटा है, 7 में से घटा है ना, 7 में से घटा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम लोग लिखते हैं ना, तो बड़ी 7 है ना, तो 7 का चिन्ह प्लस का है, तो प्लस तो लिखते नहीं, प्लस छिपा रहता है। बताइए तो +5 पूर्णांक है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल है, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, इसी तरह अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान, जब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब घटाव का चिन्ह एक साथ आ जाए, दो घटाव का चिन्ह एक साथ आ जाए, यानी पास पास आ जाए, तो क्या बन जाता है, वो जोड़ बन जाता है, यानी यहाँ ये क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 17। और देखिए ये घटाव का चिन्ह, घटाव में थोड़ा सा ध्यान देना है कि घटाव का चिन्ह एक जैसा है। देखिए कहीं इसमें आया क्या घटाव का चिन्ह एक जैसा, नहीं आया है, नहीं आया है ना, लेकिन यहाँ जब घटाव का चिन्ह एक जैसा आ जाए तो वहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि उसको जोड़ बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जोड़ बन जाएगा। ठीक, 21। ठीक, और -21 मत लिख दीजिएगा, कहे कि ये दोनों मिल के क्या हो जाए, घटाव घटाव दोनों एक साथ मिल के क्या हो जाते हैं, ये जोड़ बन जाते हैं। ठीक, तो ये क्या बन गया, जोड़ बन गया। अब जोड़ दीजिए, 17 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, यानी कि 38 क्या है, एक पूर्णांक है क्या? बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि धनात्मक संख्या पूर्णांक होती है, यानी 38 एक पूर्णांक, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, अब इसी तरह देखिए ये -8 तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये दो माइनस एक साथ आ गए तो ये क्या आपस में बन जाते हैं, ये जोड़ बन जाते हैं, और यहाँ 14 है तो 14। अब इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये अलग अलग हो गया ना, ये क्या हो गया, इसका माइनस का चिन्ह और इसका प्लस का चिन्ह अलग अलग हो गया ना, तो अलग अलग क्या होता है, घट जाता है। तो 14 में से 8 गया 6, और 6 में प्लस का चिन्ह लिखेंगे कि माइनस का चिन्ह लिखेंगे, तो इसमें किस चीज का चिन्ह है, बड़ी संख्या में से घटा है ना, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 14 है ना, चिन्ह क्या रहता है, अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, और चिन्ह किसका लिखते हैं, जो बड़ा रहता है, बड़ा अंक का, तो ये बड़ा अंक है ना 14, तो इसका चिन्ह प्लस लिखेंगे, तो प्लस तो लिखते नहीं हम, प्लस छिपा रहता है। अब 6 का पूर्णांक है क्या, बोलेंगे बिल्कुल है, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, इसी तरह ये देखिए ये -1 तो ठीक लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ ये देखिए दो माइनस पास पास आ गए, तो इसको हम लोग कैसे कर देते हैं, प्लस बना देते हैं, और ये 10। अब क्या होगा, ये देखिए अलग अलग हमेशा घटता है, देखिए इसका माइनस का है और इसका प्लस का है, अलग अलग हो गया ना, तो अलग अलग घटेगा, तो 21 में से 10 घटेगा 11 बचेगा, लेकिन चिन्ह जो बड़ा अंक रहता है उसका लिखते हैं, तो बड़ा अंक क्या है 21 है ना, तो 21 का चिन्ह का है घटाव का है, तो यहाँ घटाव का। -11 पूर्णांक है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या में पूर्णांक संख्या होती है, तो यहाँ परिणाम एक पूर्णांक है, उसके आगे लिख लीजिएगा। इसी तरह भी देखिए 32 तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन घटाव वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए घटाव का चिन्ह जब एक साथ आ जाए दो, तो आपस में क्या बन जाते हैं, जोड़ बन जाते हैं। अब ये क्या होगा, घटेगा कि जोड़ेगा, पहले आपको देखिए एक जैसा है कि अलग अलग है, आप बोलेंगे ये तो एक जैसा है, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस का है, इधर छिपा हुआ है, इसका भी चिन्ह प्लस का है, तो एक जैसा जुट जाता है। तो 32 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 3 1 4 49। अब इसमें चिन्ह किस चीज का देते हैं, तो प्लस का ही देते हैं, एक जैसा हमेशा जुटता है और चिन्ह उसी का रहता है, यानी प्लस का ही रहेगा, यहाँ प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है, छिपा रहता है, परिणाम एक पूर्णांक है, आगे लिख लीजिएगा। चलिए इसमें भी देख लीजिए, ये देखिए क्या हो गया,
ये तो -18 ये वाला ठीक लिखा हुआ है, लेकिन घटाव का चिन्ह जब एक जैसा पास पास दिख जाए तो आपस में वो जोड़ बन जाता है, यानी जोड़ 18। अब ये एक जैसे हैं कि अलग अलग हो गए? अलग अलग आप बोलेंगे अलग अलग हो गए। देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो जब अलग अलग हो जाए तो घटता है ना, तो 18 में से 18 घटाएंगे कितना होगा? 0। अब यहाँ चिन्ह काहे के लगाएंगे? तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि 0 तो ना ही धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या, यानी 0 में हम ना ही प्लस लगाएंगे और ना ही 0 में माइनस लगाएंगे। 0 0 और 0 एक पूर्णांक है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल 0 एक पूर्णांक है, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक, इसी तरह चले देखिए, इसमें तो 2 माइनस का चिन्ह है नहीं कि हम कुछ करेंगे तो घटा, ये अलग अलग चिन्ह है कि एक जैसा है? आप बोलेंगे एक जैसा है। देखिए ये माइनस एक जैसा, तो एक जैसा हमेशा जुटता है। तो 29 में 0 जोड़ेंगे तो 29 से होगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उतनी ही संख्या होती है, तो 29 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 ही हो जाएगा। और चिन्ह क्या रहता है? उसी का, तो माइनस माइनस है ना, यानी माइनस का चिन्ह। तो देखिए तो -29 एक पूर्णांक है क्या? अब बोलेंगे बिल्कुल परिणाम एक पूर्णांक है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए योग का विशेष गुण, कुछ ना कुछ इसका गुण होता है। तो पहला गुण क्या है? क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है कि संख्याओं को क्रम बदलने पर जोड़ नहीं बदलता है, यानी कि हम संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 जोड़ 3, तो 2 जोड़ 3 कितना होगा? 5 होगा। तो यही कह रहा है कि संख्याओं का क्रम बदल दिए, यानी कि 3 को इधर लिख दिए और 2 को इधर लिख दिए, तो जोड़ नहीं बदलता। आप 3 जोड़ जोड़ेंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना ही आएगा? 5 ही आएगा। बदला का है आंसर, दोनों का तो सेम ही आंसर रहा ना। तो यही कह रहा है कि संख्याओं का क्रम बदलने पर जोड़ नहीं बदलता है। तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। ठीक, और देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? ये जोड़ है ना, संख्याओं का क्रम बदलने पर जोड़ नहीं बदलता। इसको जोड़ेंगे तो कितना है? अभी हम लोगों ने सीखा कि एक जैसे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ये भी घटाव है, ये भी घटाव है, जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दीजिए, तो 2 3 5 और चिन्ह क्या हो जाएगा? इसी का हो जाएगा, यानी घटाव का ही हो जाएगा। ठीक, अब हम क्रम को उल्टा कर रहे हैं, यानी उल्टा कर रहे हैं, यानी -3 को पहले लिख रहे हैं और ये -2 को बाद में लिख रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। देखिए -3 को पहले लिख दिया और अब ये सोच रहे होंगे कि कोष्ट यहाँ माइनस में नहीं लगा, यहाँ आप कोष्ट क्यों लगा दीजिए? तो कोष्ट इसलिए हमने यहाँ लगा दिया कि एक चिन्ह को सटा के ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक, ऐसे नहीं लिखेंगे कि +2 और -3। ठीक, एक चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ हम लोग कोष्ट लगा देते हैं, इसलिए हमने यहाँ कोष्ट लगा दिया। ठीक, समझ गए? ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये एक जैसे हो गए, ये भी घटाव का चिन्ह, ये भी घटाव का, तो एक जैसा जुड़ता है तो 3 2 5 और चिन्ह उसी का रहता है, यानी घटाव है तो घटाव का चिन्ह रहेगा। देखिए ये बीच वाले चिन्ह पे नहीं डिसाइड करना है, हमें संख्या के चिन्ह पे डिसाइड करने हैं। संख्या देखिए, ये संख्या 3 है, 3 का चिन्ह घटाव, 2 का चिन्ह घटाव, एक जैसे होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो 3 2 5 और चिन्ह उसी का, यानी संख्या का। ये मत समझिए कि इसका नहीं, संख्या का चिन्ह, संख्या का चिन्ह घटाव का है ना, तो घटाव का चिन्ह। अब देखिए आंसर बदला क्या? हमने संख्या क्रम को उल्टा किया, तो यानी उस 3 को पहले कर दिया और 2 को बाद में कर दिया, उल्टा कर दिया, तो बदला क्या? नहीं बदला ना, यानी वही कहता है कि जोड़ नहीं बदलता है, यानी कि जो आंसर आता है वो बदलता नहीं है। ठीक, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। यानी कह सकते हैं ये 2 जोड़ 3 बराबर है 3 जोड़ 2 के, कह सकते हैं ना। इसी तरह ये -2 जोड़ -3 बराबर है -3 जोड़ -2 के, यानी हमने उल्टा किया तो कोई नहीं बदला। यानी कि हम कहें कि ये A कोई पूर्णांक है और B कोई पूर्णांक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं और उल्टा कर देते हैं, अब ये देखिए उल्टा कर देंगे B और A तो नहीं बदलेगा। तो यही इसका क्या है? फॉर्मूला है, यही इसका सूत्र है कि A जोड़ B बराबर B जोड़ ये क्रम विनिमय गुण है। ठीक, समझ गए? यानी हम संख्याओं का क्रम बदलेंगे तो उसका आंसर नहीं बदलेगा। क्लियर यहाँ तक? साहचर्य गुण क्या कहता है? साहचर्य गुण का मतलब ये है कि हम संख्याओं को कैसे भी ग्रुप बना के जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 संख्या लिखा हुआ है, 3 संख्याएं हैं, 2 है, 3 है और 4 है, तो इसको हम कैसे भी ग्रुप बना के जोड़ सकते हैं। अब जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 3, ऐसे तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 4, यानी 2 3 5 5 4 9, इसका जोड़ने पर 9 ही आंसर आएगा। लेकिन साहचर्य गुण क्या कहता है कि इसको हम ग्रुप भी बना के जोड़ सकते हैं। ग्रुप बना के मतलब इसको एक साथ, देखिए इसको एक साथ ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में कर दिए, इसको अलग कर दिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले ग्रुप वाले को करते हैं, यानी कोष्ट में जो रहता है उसको करते हैं हम लोग सब। तो कितना होगा? 2 3 5, यहाँ जोड़ 4, 5 जोड़ 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ग्रुप हम कैसे भी बना सकते हैं। इन दोनों को साथ में रखे थे, अभी हम इन दोनों को साथ में रख लेंगे।
यानी कि अब 2 को अकेला कर देंगे जोड़। अब इन दोनों को हम लोग साथ में कर लेंगे, इन दोनों को साथ में कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि पहले ग्रुप वाले को करते हैं, यानी जो कोष्ठ के अंदर बंद रहता है पहले कोष्ठ वाले को करते हैं। तो ये 2 ज्यों कितने में लिखेंगे जोड़, ये 3 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम लोगों ने ना पढ़ा, तो 7 2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसका आंसर बदला क्या, आंसर बदला का कैसे भी जोड़े तो नहीं बदला ना। तो यही साहचर्य गुण कहता है कि हम कैसे भी ग्रुप बनाकर जोड़ लेंगे तो उसका आंसर नहीं बदलेगा। यानी हम मान ले ये 2 को, ये ए है, ये कोई संख्या है, ये कोई बी संख्या है, ये कोई सी संख्या है, ठीक। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ए और बी को एक साथ जोड़ दिए ग्रुप बना के, फिर सी को अकेला जोड़ दिए, या ए को अकेले कर दिए, इस बार इन दोनों को ग्रुप बना दिए, बी और सी को ग्रुप बना कैसे जोड़ दिए, तो आंसर हमारा नहीं बदलेगा। यही इसका क्या हुआ, फार्मूला हुआ साहचर्य गुण का, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हमें जोड़ना है, इसको हमें जोड़ना है, तो हम कैसे भी ग्रुप बना के जोड़ सकते हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, -5 जोड़ 2, इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जोड़ ये 3 -3। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि ऐसे 2 चिन्ह एक साथ लिखना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ कुछ लगा देते हैं। अब ये बन गया ग्रुप, देखिए 2 का ग्रुप ये बन गया, ये अकेला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप वाले को जोड़ते हैं। तो ग्रुप वाले को कैसे जोड़ते हैं, देखिए जब अलग अलग चिन्ह दिखने लगे तो क्या होता है, अलग अलग चिन्ह घट जाता है। तो 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव, ठीक। यहाँ आप देखिए जोड़, और ये -3। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक जैसा चिन्ह दिख गया, तो एक जैसा चिन्ह हमेशा जुटता है, तो 3 3 6 हो जाएगा, चिन्ह इसी का रहेगा, यानी -6। इसका आंसर जोड़ेंगे, ऐसे ग्रुप बना के जोड़े तो कितना आंसर आया, -6 आंसर आया। अब इन दोनों को एक साथ रखे थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, यानी 5 को अकेले करेंगे। तो 5 को अकेले करिए, ये -5 को हमने अकेले कर दिया, जोड़। अब इसको जोड़िए, 2 जोड़, अब ये -3। तो इसको तो ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, 2 चिन्ह एक साथ हो गया, तो हम लोग यहाँ कोष्ठ लगा देते हैं। अब इसको ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप में कैसे करेंगे, फिर ये ऐसे बंद करेंगे, नहीं देखिए ध्यान दीजिए, जब एक बार छोटा कोष्ठ दे देते हैं तो दोबारा उसी में लगाने के लिए मझला कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ देते हैं, ठीक। मझला कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ देते हैं। तो मान लीजिए हमने बड़ा कोष्ठ दे दिया, ठीक। अब देखिए तो ग्रुप बन गया, ये दोनों एक साथ हो गए, ये अकेले हो गया। तो हमें तो पता है कि पहले हम लोग ग्रुप वाले को करते हैं, पहले हम लोग ग्रुप वाले को करते हैं। तो इसको ज्यों करते हैं लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस का लिखा हुआ, ग्रुप वालों करिए तो इसका देखिए, इसका चिन्ह अलग अलग है ना, इसका चिन्ह यहाँ प्लस का छिपा हुआ है और इसका चिन्ह माइनस है, तो अलग अलग क्या होता है, घटता है। तो घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, ठीक। और इसमें से घटा है ना, तो इसका चिन्ह का है घटाव का है, तो घटाव का चिन्ह। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ये 2 चिन्ह ऐसे एक साथ नहीं लगते, तो इसलिए हम लोग कोष्ठ लगा देते हैं। अब देखिए तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों का चिन्ह एक जैसा दिख गया, तो एक जैसा चिन्ह आने पर क्या होता है, जुट जाता है, तो 5 1 6, और इसका चिन्ह क्या है, घटाव का, तो घटाव का। देखिए तो दोनों का आंसर सेम आ गया ना, दोनों का आंसर सेम आ गया जोड़ने पर। यानी वही क्या साहचर्य गुण कहता है कि हम संख्याओं को ग्रुप बना के जोड़ सकते हैं, उसका आंसर नहीं बदलेगा, ठीक, समझ गए। अब देखिए अगला गुण, अगला गुण क्या है, योग तत्समक गुण, यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग तत्समक। तो हमें भी पहले से भी पता था कि किसी भी संख्या है इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, यानी 4 ही प्राप्त होगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, -5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या, यानी जो संख्या ये लिखा हुआ है, यानी -5 ही प्राप्त होगा, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग तत्समक गुण। इसमें शून्य क्या है, इसमें शून्य जो है योग तत्समक है। अब जैसे ये शून्य में हम मान लीजिए -8 जोड़ेंगे तो कितना ही होगा, वही संख्या हो जाएगा, यानी -8 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। यानी इसका मतलब ये हुआ आसान भाषा में कि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वही संख्या रहेगा। जैसे हम कहें -15 और इसमें कहें 0 जोड़िए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -15 ही रहेगा, यानी वही संख्या रहेगा, ठीक, समझ गए। इसमें 0 क्या है, योग तत्समक। 0 को क्या हम लोग बोलते हैं, योग तत्समक बोलते हैं। यानी हम कहें कि कोई संख्या है, इसको हम ए मान लें और ए में हम 0 जोड़ें, ये क्या है, कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है, इसमें हम 0 जोड़ें तो क्या होगा, यही होगा, यानी वही संख्या होगा, यही इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांकों का गुणन, गुणन यानी कि गुना करना। तो हमें पता है 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए -2 दे दे गुने -3 दे दे, तब कितना होगा, तो 3 दूनी तो 6 हो जाएगा। लेकिन अब चिन्ह भी तो लिखने हैं, तो कैसे होगा, चिन्ह का क्या होगा, या ऐसे दे दे, मान लीजिए -5 गुना 3, तब क्या होगा। तो देखिए इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि माइनस चिन्हों की संख्या सम हो,
यानी सम कहने का सम तो आप समझते हैं, यानी माइनस चिन्हों की संख्या सम हो, यानी 2 गो चिन्ह हो, 4 गो चिन्ह हो, 6 गो चिन्ह हो, 8 गो हो, 10 गो हो, 12 गो हो, 14 गो हो, 16 गो हो, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, समझ गए। सम हो, सम रहेगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और वहीं विषम रहेगा, विषम यानी माइनस के चिन्ह विषम रहेगा, यानी ये गो है माइनस का चिन्ह, 3 गो है, 5 गो है, 7 गो है, 9 गो है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए हमें माइनस के चिन्ह पे खाली ध्यान देने हैं, जहां प्लस आगे वहां नहीं ध्यान देना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। गुना करने में क्या है, सबसे पहले हम संख्याओं में गुना करते हैं, चिन्ह को भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम संख्या में गुना करेंगे, तो 20 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमें चिन्ह भी लिखने हैं, चिन्ह भी लिखने हैं ना, तो देखिए माइनस की चिन्ह, माइनस के चिन्ह पे खाली ध्यान देना है कि माइनस के चिन्हों की संख्या यदि सम है तो वो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और विषम है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ माइनस के चिन्ह को है एगो और एगो, 2 गो, तो 2 सम है ना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। प्लस तो हम लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है, तो प्लस छिपा रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 बताइए तो एक पूर्णांक है क्या, तो बोलेंगे हाँ ये एक पूर्णांक है, तो आप लिख सकते हैं कि परिणाम एक पूर्णांक है। ये जो है आपका, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये पेज नंबर 10, उसी का ये एग्जाम्पल है। गुणनफल क्या आ जाएगा, एक पूर्णांक आ जाएगा। ठीक, इसी तरह ये देखिए इसको हल करेंगे तो पहले तो हम चिन्ह भूल जाते हैं, इसमें गुना में पहले हम चिन्ह भूल जाते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। तो 15 में और 17 से गुना करेंगे कितना आएगा, 255। 15 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 255। अब चिन्ह भी तो लिखने हैं, तो एगो है, तो देखिए क्या हमने पढ़ा, एक क्या है, विषम है, यानी विषम रहेगा तो घटावे का चिन्ह रहेगा। ठीक, समझ गए। चलिए इसी तरह गुना करेंगे, तो पहले गुना कर लीजिए अंकों में, तो 30 में 12 से गुना करेंगे कितना होगा, 360। अब चिन्ह देने हैं, तो एगो है, एक ही ना घटाव का चिन्ह है, इसमें एक ही दिख रहा है ना, तो एगो रहेगा तो घटाव का हो जाएगा। वहीं 2 गो रहे यानी सम हो जाए तो जोड़ का हो जाएगा, 3 गो रहे तो विषम हो गया यानी घटाव हो जाएगा, 4 गो रहे यानी सम हो गया तो जोड़ का हो जाएगा, 5 गो रहे यानी विषम हो गया तो घटाव का चिन्ह हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -360। और परिणाम एक पूर्णांक है कि नहीं, गुणनफल एक पूर्णांक है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि गुणनफल एक पूर्णांक है। ठीक, इसी तरह अब चलिए पहले अंक में गुना कर लीजिए, तो 15 और 23 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 345। 15 और 23 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 345। अब यहाँ घटाव का चिन्ह कौन है, देखिए एगो एगो, 2 गो, तो 2 सम संख्या हो गया, तो यहाँ प्लस बन जाता है, यानी प्लस का चिन्ह हो जाता है। तो प्लस तो लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहेगा, तो प्लस छिपा रहेगा, यानी गुणनफल एक पूर्णांक है। आगे लिख लीजिए गुणनफल एक पूर्णांक है। इसी तरह गुना कीजिए, 14 में 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 182। ठीक, अब चिन्ह भी तो लिखने हैं, तो चिन्ह देखिए 2 गो हो गया ना, एगो 2 गो, तो 2 गो घटाव का चिन्ह अगर गुना में दिख जाए तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। तो जोड़ लिखते नहीं, छिपा रहता है। अब इसी तरह गुणनफल एक पूर्णांक है। इसी तरह यहाँ गुना करिए, 3 3 दूनी 6, अच्छा चौका 24, गुना करने पे 24 आएगा ना, ये 3 3 दूनी 6, 6 चौका 24। ठीक, अब इसमें घटाव का चिन्ह कौन है, एगो 2 गो 3 गो है ना, तो 3 क्या है, विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या आ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -24। -24 पूर्णांक है कि नहीं, या बोलेंगे है, यानी गुणनफल एक पूर्णांक। इसी तरह ये गुना कर दीजिए, 2 छक्का 12, और एगो है ना घटाव का चिन्ह, तो एगो रहता है तो माइनस। ठीक, समझ गए। तो ये क्या है, परिणाम एक पूर्णांक है, समझ गए। इसको आपको शॉर्ट में याद करने के लिए तो देखिए, गुणा में यदि एक घटाव का चिन्ह है तो घटाव का ही चिन्ह रहेगा। देखिए यहाँ एगो घटाव का चिन्ह था, एगो घटाव का चिन्ह था, तो घटाव का चिन्ह रहेगा आंसर में भी। यदि 2 घटाव का चिन्ह है, देखिए इसमें 2 गो घटाव का चिन्ह है, 2 गो घटाव का चिन्ह था ना, तो आंसर में जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, यानी जोड़ का चिन्ह तो लिखते नहीं, छिपा रहेगा। इसी तरह देखिए एगो घटाव का चिन्ह है, एगो घटाव का चिन्ह है ना, इसमें एगो घटाव का चिन्ह है, तो एगो घटाव का चिन्ह है तो घटाव का ही चिन्ह रहेगा आंसर में। देखिए घटाव का चिन्ह है, यदि 2 गो घटाव का चिन्ह है, देखिए 2 गो घटाव का चिन्ह है तो आंसर में प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी प्लस यहाँ लिखते नहीं है, छिपा रहता है। इसी तरह देखिए 2 गो घटाव का चिन्ह है, तो 2 गो घटाव का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, देखिए प्लस छिपा हुआ है। इसी तरह देखिए ये एगो घटाव का चिन्ह है, तो एगो घटाव का चिन्ह है तो एगो घटाव का चिन्ह है तो घटाव का ही चिन्ह रहेगा। ठीक, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो चिन्ह का है, ये गुना और भाग दोनों में सेम रहता है, दोनों में सेम रहेगा, गुना में भी और भाग में भी। भाग में भी अगर यहाँ भाग के चिन्ह आ जाए तो वही रखना है, 2 गो आ जाए तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, और 1 आ जाएगा तो घटाव। गुना और भाग में सेम रहता है, यानी आप गुना या यहाँ भाग कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। गुना या भाग में यदि एक घटाव का चिन्ह है तो घटाव का ही चिन्ह रहेगा, यदि गुना और भाग में 2 घटाव का चिन्ह है तो वो जोड़ का चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक, समझ गए। और गुना और भाग में हम क्या करते हैं, पहले संख्याओं में गुना कर लेते हैं, उसके बाद चिन्ह डिसाइड करते हैं। भाग में भी सबसे पहले भाग कर लेंगे, उसके बाद चिन्ह डिसाइड करेंगे। ठीक, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं गुणन का गुण, यानी गुना करने का गुण क्या है। तो पहला गुण है सन्मिलित गुण।
संवृत्त गुण। संवृत्त गुण किसको कहते हैं? दो पूर्णांकों का गुणा हमेशा एक पूर्णांक होता है। जैसे ये दो पूर्णांक संख्या लिखी हुई है, इसको गुना कीजिए, तो गुना कैसे करते हैं? सबसे पहले हम संख्या में गुना करते हैं, तो 20 में 5 से गुना करेंगे 100 होगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे? अब चिन्ह डिसाइड करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि गुना में एगो घटाव का चिन्ह दिखे तो घटाव का ही चिन्ह हो जाता है, और दो को दिखे तो जोड़ में बदल जाता है। तो एगो घटाव का चिन्ह है तो घटाव का ही रहेगा। और -100 एक पूर्णांक है कि ना? आप बोलेंगे बिल्कुल पूर्णांक है, यानी वही कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुना, यानी दो पूर्णांकों का गुना हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। जो आंसर आएगा, इसका आंसर कितना है? -100। और -100 एक पूर्णांक है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल है, यानी दो पूर्णांकों का गुना हमेशा एक पूर्णांक होता है। ठीक, समझ गए? इसी तरह 20 को गुना कीजिए, दो पूर्णांक संख्या लिखा हुआ, -10 भी पूर्णांक है और -12 भी पूर्णांक है। गुना करना है तो सब गुना कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अंक में गुना करते हैं, बाद में चिन्ह का देखते हैं। तो अंक में गुना करिए, 10 में 12 से गुना करेंगे तो 12 में 120। अब चिन्ह लिखना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर दो को घटाव का चिन्ह दिख जाए गुना में तो वो जोड़ में बदल जाता है, यानी जोड़ का चिन्ह हो जाता है। तो जोड़ तो हम लिखते नहीं है, जोड़ क्या रहता है? छिपा रहता है, यानी ऐसे लिखेंगे 120। अब 120 एक पूर्णांक है कि ना? अब बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, पूर्णांक होती है तो पूर्णांक है, यानी यही संवृत्त गुण कहता है कि दो पूर्णांकों का गुना हमेशा एक पूर्णांक होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगला गुण, गुणन का क्रम विनिमयता गुण। तो इसका मतलब यह है कि आप संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं, यानी संख्या जो लिखी हुई है उसका गुना करने पे जितना आंसर आएगा उस संख्या को क्रम उल्टा कर दीजिएगा, माने इधर को उधर, उधर के इधर, आंसर आपका सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है तो गुना करेंगे तो पहले तो हम लोग अंक में गुना करते हैं, तो 4 3 12। अब चिन्ह देने हैं तो एगो घटाव का चिन्ह है तो घटावे के चिन्ह रह जाता है। ठीक, ये एक पूर्णांक है बिल्कुल। अब क्या कह रहा है? क्रम विनिमयता गुण की आप संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं, यानी ये देखिए -4 दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है तो -4 को पहले स्थान पर लिख दीजिए और 3 को इधर लिख दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए, पहले वाले को दूसरे पर, दूसरे वाले को उल्टा पर। अब इसको गुना करिए तो उसी तरह हम लोग गुना करते हैं, पहले अंक में गुना करते हैं तो 4 3 12। अब एगो घटाव का चिन्ह है तो एगो घटाव का चिन्ह। देखिए तो आंसर बदला क्या दोनों का? आप बोलेंगे नहीं बदला, यानी यही क्रम विनिमयता गुण है कि आप संख्याओं को क्रम बदल के गुना कर सकते हैं, उसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक, इसी तरह इसमें गुना करिए, 15 दूनी 30। ठीक, अब इसमें दो घटाव का चिन्ह है तो गुना में दो घटाव का चिन्ह हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, छिपा रहता है। ठीक, इसी तरह इसको क्रम बदल दीजिए, यानी -2 को पहले कर दीजिए गुना, -15 को बाद में कर दीजिए। अब इसको गुना करिए तो कितना होगा? इसी तरह 2 में 15 में गुना करेंगे तो 15 दूनी 30। को घटाव का चिन्ह है, दो घटाव का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए तो आंसर बदला के, प्लस तो लिखते नहीं है, छिपा रहेगा, आंसर तो बदला नहीं, सेम ही आया ना। यानी यही क्रम विनिमयता गुण है कि इसका मतलब ये है कि आप संख्याओं को क्रम बदल के गुना कर सकते हैं। ठीक, कोई आया 2 गुना, ये लिखा हुआ है, बोले इसमें गुना करो बच्चा, कोई आया 2 गुना 5 लिख दिया 10, और दूसरा स्टूडेंट आया वो लिख दिया 5 गुना 10, 5 गुना 2। दूसरा स्टूडेंट आया और वो लिख दिया 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10, उसका भी आंसर 10। यानी ऐसे भी लिखना सही है या ऐसे भी लिखना सही है, दोनों बच्चों का लिखना सही है। ठीक, समझ गए? तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? अगर हम इसको a मान लें, कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, ठीक, और इसको हम गुना करें तो कोई बच्चा आएगा a गुना भी कर सकता है और कोई बच्चा आएगा b गुना भी a कर सकता है, दोनों का आंसर बराबर ही रहेगा। यही इसका फार्मूला बन गया। ठीक, समझ? गुणन का तत्सम गुण, किसी भी पूर्णांक को 1 से गुना करने पर उसका मान नहीं बदलता है, यानी वही संख्या रहता है। यानी किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो उसका आंसर नहीं बदलेगा, जितनी संख्याएं लिखी हुई है वही संख्या रहेगा। अब जैसे मान लीजिए -3 लिखा हुआ है, कोई आया कोई बोला इसमें 1 से गुना करिए तो इसका आंसर नहीं बदलेगा, ये -3 लिखा हुआ है तो -3 ही हो जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसका आंसर नहीं बदलता है। ये किसी भी संख्या में देखिए, किसी भी पूर्णांक संख्या में हमने 1 से गुना किया, -4 में 1 से गुना किया तो उसका आंसर नहीं बदलेगा, -4 ही रहेगा। इसी तरह किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, यानी ये 5 है तो 5 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, यानी ये -6 है तो -6 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उसका आंसर नहीं बदलेगा, जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखा रहेगा, यानी 8 है तो 8 ही रहेगा। समझ गए? -5945 में 1 से गुना करिए, झट से बताइए आंसर कितना होगा। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना कर, आपको अब इसमें 1 से गुना करने की जरूरत नहीं है कि आप गुना करने लगेगा, नहीं, किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसका आंसर नहीं बदलता है, डायरेक्ट से आंसर बता दीजिएगा कि उतना ही हो जाएगा, -5945 ही हो जाएगा।
ठीक, तो यही क्या हो जाएगा आपका गुणन का तत्समक गुण, जिसमें एक क्या है तत्समक है, जिसमें एक क्या है तत्समक है, एक क्या है तत्समक है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम एक कोई पूर्णांक माने और उसमें एक से गुना करें तो कितना आंसर आएगा, बोलेंगे वही होगा, ये था तो यही होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। ठीक, अब इसी तरह एक और है, इस शून्य से गुणा, किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुना करने पर उसका उत्तर शून्य नहीं आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें हम शून्य से गुना करेंगे तो शून्य नहीं आएगा। बस इसमें शून्य से गुना किए हुए आंख मूंद के इसका आंसर शून्य, आंख मूंद के आंसर शून्य। इसमें देखिए शून्य से गुना किया है, आंख मूंद के शून्य, ना चिन्ह देखने हैं ना कुछ देखने हैं, किसी भी संख्या में शून्य से गुना करते हैं तो शून्य हो जाता है, और शून्य में ना जोड़ का चिन्ह लगता है ना घटाव का चिन्ह लगता है। अब ये देखा हुआ है, डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए शून्य, ये शून्य से गुना किया हुआ है डायरेक्ट लिख दीजिए शून्य, ये शून्य से गुना किया हुआ है डायरेक्ट लिख दीजिए शून्य। ठीक, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया कि किसी भी संख्या, ये मान लीजिए कोई पूर्णांक संख्या है, इसमें हम 0 से गुना किए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक, समझ गए। और इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा। अब ये आंसर यहाँ लिखना है और ये भी बताना है कि क्या ये एक पूर्णांक है, हाँ और ना में बताना है यहाँ। ठीक, यहाँ हल करके लिखना है, जो आंसर आएगा वो एक पूर्णांक है कि नहीं, हाँ अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। गुणन का साहचर्य गुण क्या कहता है कि इसमें हम संख्याओं का समूह बनाकर गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 संख्याएं लिखी गई है, इसको हमें गुना करना है, तो एक तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे गुना कर सकते हैं कि -3 गुना -2 गुना 5, यही लिखा हुआ है, डायरेक्टली गुना कर सकते हैं। तो गुना कैसे करते हैं, पहले संख्या में गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 5 30। अब चिन्ह देने होते हैं, तो चिन्ह क्या होगा, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक अगर घटाव का चिन्ह रहे तो क्या हो जाए, घटाव का ही चिन्ह रहता है, अगर 2 रहे तो जोड़ का चिन्ह। टोटल इसमें कितनी घटाव का चिन्ह है, आप बोलेंगे 1 2, इसमें तो है नहीं, यानी टोटल 2 घटाव का चिन्ह है, तो 2 रहे तो क्या प्लस बन जाता है, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। ठीक, यानी इसका आंसर क्या आ गया 30। ठीक, एक तो ऐसे गुना कर सकते हैं, या साहचर्य गुण क्या कहता है कि इसमें हम संख्याओं का समूह बनाकर गुना कर सकते हैं, यानी समूह बनाकर, यानी कि ये दोनों को एक साथ कर दीजिए फिर इसको कर दीजिए, या ये दोनों को एक साथ समूह बना के कर दीजिए फिर इसको कर दीजिए। तो देखिए तो ये नियम संतुष्ट कर रहा है क्या, तो देखिए -3 गुना -2, ये दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया और इसको अकेले कर दिया। तो चलिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि पहले समूह वाले को करते हैं एक साथ, पहले जो समूह में रहता है उसको करते हैं एक साथ, तो इसको पहले करेंगे, तो 3 दूनी 6। ठीक, ये 2 को घटाव का चिन्ह हो गया, तो ये जोड़ का चिन्ह बन जाएगा, तो जोड़ तो लिखते नहीं है, छिपा रहता है जोड़ का चिन्ह। अब फिर उसके बाद गुना, ये 5, अब 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, आंसर का आया 30। देखिए तो इतना ही आ गया ना आंसर। अब देखिए, अब हम ऐसे ना समूह बना के इन दोनों के साथ रखे थे, इस बार हम इन दोनों के साथ रख रहे हैं, इसको अकेले कर रहे हैं, यानी कि देखिए इसको अकेले कर रहे हैं, यानी -3 को हमने अकेला कर दिया गुना, अब इन दोनों को साथ में कर दिया, -2 गुना ये 5, अब इन दोनों का हमने समूह बना दिया। तो हमें तो पता ही है, पहले हम समूह वालों को करते हैं, यानी इसको जेव करते हुए लिखेंगे, तो -3 जेव करते हुए लिखे, ये गुना का चिन्ह लिखा हुआ है, गुना का चिन्ह लिखते हैं। चलिए गुना करिए, पहले अंक में गुना करते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ 10 लिख दिए। अब चिन्ह देखने हैं, तो देखिए ये वो घटाव का चिन्ह है, दोनों में एक ही घटाव का चिन्ह है ना, इसको पहले हल कर रहे थे ना, तो दोनों में काहे का चिन्ह है, एक ही घटाव का चिन्ह है, तो ये वो रहता है तो घटावे का चिन्ह लिख देते हैं। ठीक, ऐसे लिख दिया। और अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि 2 चिन्ह एक साथ नहीं रखते, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब चलिए अब इसको गुना करिए, तो कितना होगा, 10 3 30 होगा ना 30। और देखिए 2 को घटाव का चिन्ह है, तो 2 को जब घटाव का चिन्ह रहता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, यानी प्लस लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। तो देखिए तो आंसर दोनों का सेम आ गया ना, यानी ऐसे गुना करिए इन दोनों को एक साथ, इसको अकेले, या इन दोनों को एक साथ करिए, इसको अकेले करिए, तो आपका आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। आंसर में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी साहचर्य गुण यही कहता है कि इसमें हम संख्याओं को समूह में बनाकर गुना कर सकते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई A B C, ये 3 संख्या दिया हुआ है, तो गुना करना है तो हम या तो इसको पहले गुना कर देंगे समूह बना के, बाद में इसको गुना कर देंगे, या इन दोनों को समूह बना देंगे, इसको अकेले कर देंगे और इन दोनों को समूह में गुना कर देंगे, ऐसे इन दोनों को समूह में गुना कर देंगे, तो जो दोनों का आंसर आएगा वो बराबर आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक, यही इसका फॉर्मूला हो गया, समझ गए। अब देखिए जोग पर गुणन का वितरण नियम, अब इसमें जोग शब्द शामिल हो गया, यानी इसमें जोग भी रहेगा, यानी जोड़ का भी चिन्ह रहेगा और गुना का भी चिन्ह रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई संख्याएं दी हुई है,
ए गुना बी जोड़ सी, ऐसे। तो इसको हम कैसे गुना करेंगे, तो देखिए ये दोनों जोड़ का है और यहाँ गुना का है, तो इसको गुना करने का तरीका ये है जोड़ पर गुणन का वितरण नियम में कि एक बार ए से बी को गुना कर दीजिए, एक बार ए से बी में गुना कर दीजिए, फिर जोड़ का चिन्ह एक बार ए में सी से गुना कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। यही क्या है, जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। ठीक, अब जैसे ये गुना करना है तो कितना आंसर होगा, इसको हम अगर जैसे दिया हुआ है तो गुना करें तो कैसे गुना करेंगे, आंसर हमारा कितना आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले समूह वाले को करते हैं, तो ये तो -2 ज्यों का त्यों करेंगे। ठीक, यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब समूह वाले करेंगे तो इसको क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है कि गुना करना है, तो आप बोलेंगे हाँ जोड़ है यानी जोड़ना है, तो 3 5 8। ठीक, अब क्या करने हैं हमें, अब देखिए गुना करने हैं ना, तो गुना कैसे करते हैं, पहले अंक में तो 2 8 16 गुना करते हैं। कौ घटाव का चिन्ह है, एगो घटाव का चिन्ह, तो एगो घटाव का चिन्ह, इसका आंसर कितना है -16 आया। ऐसे करिए, या जोड़ पर गुणन का वितरण नियम कैसे करता कहता है कि अगर ऐसे लिखा रहे तो एक बार इसको ऐसे गुना कर दीजिए यानी -2 गुना 3, और एक बार इसमें इससे गुना कर दीजिए यानी -2 गुना 5, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो चलिए करिए, कितना होगा, ये गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 3 6, ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह, ये जोड़। अब ये गुना करिए, 5 दूनी 10, ये घटाव का चिन्ह है तो ये घटाव का चिन्ह। ऐसे चिन्ह सही नहीं लगता लिखना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको तो हम सॉल्व करना चाहते, जानते हैं इसको जोड़ना तो जानते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे सीखा कि कैसे जोड़ते हैं। एक जैसे चिन्ह दिख जाए जोड़ में तो क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो एक जैसे चिन्ह है ना, ये भी घटाव का ये भी घटाव का, तो एक जैसे 3 चिन्ह दिख जाए तो क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो 10 6 16 और चिन्ह उसी का रहता है, यानी घटाव है तो घटाव का। देखिए तो आंसर सेम आ गया ना, -16 आ गया ना आंसर। तो यही जोड़ पर गुणन का वितरण नियम है, फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, यानी कोई भी देखिए ऐसे संख्या लिखा रहे कि 2 गुना 4 जोड़ 6, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, इसको एक साथ जोड़ के गुना कर दीजिए, या आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 गुना 4, ये जोड़ है तो जोड़, ये फिर एक 2 में 6 से 2 गुना 6। ठीक, समझ गए, यानी 2 से एक बार गुना 4 में कर दीजिए, फिर 2 से गुना एक बार 6 में कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, इसी तरह मान लीजिए 9 गुना 15 जोड़ 4 ऐसे लिखा रहे, तो इसको हम और कैसे गुना कर सकते हैं, देखिए 9 गुना 15, एक बार फिर ये ऐसे 9 से 9 गुना 4 ऐसे 9 गुना 4, यहाँ जोड़ है ना, तो दोनों को फिर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे हल करिए या ऐसे हल करिए, दोनों का आंसर सेम रहेगा। ठीक, समझ गए। पूर्णांकों का विभाजन, विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाजन का मतलब ही भाग होता है। ठीक, विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो भाग क्या है, भाग जो है गुणा की उल्टी प्रक्रिया है। भाग क्या है, गुणा की उल्टी प्रक्रिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे भाग जो है गुणा की उल्टी प्रक्रिया है, तो देखिए ये 3 गुने 5 लिखने पे कितना आया हुआ है, 15। अब देखिए भाग क्या है, गुणा की उल्टी प्रक्रिया, यानी गुणा की उल्टी प्रक्रिया, यानी कि 15 भागा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 होगा ना, तो आ गया ना 3, यानी गुणा करने की उल्टी क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। ठीक, इसको ऐसे, या देखिए 15 आंसर आया, और इसको ऐसे भाग 3 बराबर 3 से 15 में भाग देंगे कितना होगा, 5। एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये भाग का मतलब ये होता है कि हमेशा इस वाली संख्या से इसमें भाग दिया जाता है, इस वाली संख्या से, यानी जो यहाँ संख्या लिखा रहेगा उससे हम भाग देंगे। ठीक, इस वाली संख्या यानी यहाँ जो लिखा रहेगा उससे भाग देंगे, यानी 5 से यहाँ लिखा रहे 12 भागा 3, यानी इस वाली संख्या से इसमें भाग देना, यानी 3 से 12 में भाग देना, ना कि आप 12 से 3 में भाग देने लगिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वाली संख्या से, यानी भागा के जो जिसमें भागा का चिन्ह लगे। अभी हम लोगों ने सीखा रहा कि किसी भी संख्या का चिन्ह कहाँ रहता है, उसके ठीक पहले, तो 3 के चिन्ह क्या है, भाग का, तो जिसमें भाग का चिन्ह लिखा रहता है उसी से भाग दिया जाता है। तो 3 से भाग देंगे 12 में, यानी 3 चौका 12 कट गया, यानी इसका आंसर आ गया 4। ठीक, समझ गए। इसी तरह लिखा हुआ है 45 भागा 3, तो हमें किस में भाग देने हैं, इस वाली संख्या से इसमें भाग देने हैं, यानी 3 से 45 में भाग देने हैं। तो 3 से 45 में भाग देंगे तो 3 कम 3 1, ऊपर से उतरा 5, 3 5 15, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 15। ठीक, 4 भागा 5 तो कितना होगा, तो हमें किससे भाग देने हैं, इस वाली संख्या से भाग देने हैं, यानी 5 से 4 में भाग देने हैं। ठीक, ना कि आप
4 से ऐसे 5 में भाग देने लगिएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। 4 से नहीं, इस वाली संख्या से जिसमें भागा का चिन्ह लगा रहता है, इस वाली संख्या से, यानी 5 से 4 में भाग देंगे तो ये एक बार में नहीं जाएगा, तो ये दशमलव होगा तो यहाँ 0 उतरेगा, तो 5 8 40। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.8। अब देखिए एक चीज़ यहाँ गौर फरमाइएगा, ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है? आप बोलेंगे कि नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने पूर्णांक के परिभाषा में समझा था कि पूर्णांक आधी अधूरी संख्या नहीं होती, यानी दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती, पूरी पूरी जो संख्या रहे वही पूर्णांक होता है। तो ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, लेकिन ये आधी अधूरी संख्या हो गई ना, ये 0.8 हो गई, नहीं दशमलव वाली संख्या, आधी अधूरी वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक, समझ गए? चलिए इसका आंसर कितना होगा? हमने अभी सीखा कि हमेशा इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में भाग देते हैं, यानी 5 से 100 में भाग देंगे। तो 5 से 100 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे 20 बार में। अब तो चिन्ह भी देखिए, चिन्ह भी डिसाइड करना है, इसमें घटाव का चिन्ह आ गया। तो हमने गुना वाले में ही बताया कि गुना और भाग वाला नियम सेम रहता है। एगो घटाव का चिन्ह दिख जाए तो घटाव का ही चिन्ह रहेगा, दो घटाव का चिन्ह दिख जाए तो वो जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। चलिए इसी तरह इसमें भाग देंगे इस वाली संख्या से, यानी 25 से भाग देना है हमें 125 बार है, 25 से भाग देना है 125 में, तो कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में, 25 5 125, यानी इसका आंसर आ गया 5। अब चिन्ह भी तो डिसाइड करने हैं, तो देखिए इसमें भाग घटाव, देखिए इसमें घटाव का चिन्ह को दिख रहा है, एगो दिख रहा है, तो एगो रहता है तो घटावे का चिन्ह हो जाता है। ठीक, इसी तरह भाग दीजिए, तो इस वाली संख्या से इसमें देंगे, यानी 4 से हमें देने हैं 36 में, 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था गुना में नियम, कि गुना वाला ही नियम इस पर लागू होता है चिन्ह में, कि दो घटाव का चिन्ह दिख जाए, देखिए एगो घटाव का चिन्ह, एगो घटाव, दो घटाव का चिन्ह हो जाए तो प्लस बन जाता है, यानी प्लस लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 9। ये देखिए ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए विभाजन के गुण। पहला गुण क्या है कि संवृत्त नहीं, इसका मतलब ये जो है संवृत्त गुण नहीं होगा, यानी पूर्णांकों का भाग हमेशा पूर्णांक आए ये नहीं होगा, पूर्णांकों का भाग हमेशा पूर्णांक नहीं होता है। ठीक, यानी संवृत्त गुण नियम इस पे लागू नहीं होगा। किस पे लागू नहीं होगा? भाग पे। संवृत्त नियम भाग पर लागू नहीं है, यानी पूर्णांकों का भाग हमेशा पूर्णांक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखिए हमेशा इस वाली संख्या में इस वाली संख्या से भाग देते हैं, तो देखिए 5 से 12 में भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा। अब तो ये जा नहीं रहा है तो दशमलव पे ले जाएंगे, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, तो 5 चौका 20, 4 बार में कट गया, यानी भाग देने पे क्या आया? 2.4 आया। अब ये बताइए तो एक पूर्णांक है क्या? 2.4 पूर्णांक है क्या? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा था कि आधी अधूरी संख्या पूर्णांक नहीं होता है, यानी दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होता है, यानी ये जो है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक, तो यही कह रहा है कि ये संवृत्त नियम जो है भाग पे लागू नहीं होता, कि पूर्णांकों का भाग हमेशा एक पूर्णांक हो, ये नियम लागू नहीं होता है। देखिए तो ये पूर्णांक नहीं हो गया ना, यानी संवृत्त नियम इस पे नहीं लागू होते। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस पर संवृत्त नियम लागू होते हैं? गुना पे, भाग पे, जोड़ पे। तो भाग पे संवृत्त नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखिए अब इसमें इस वाली संख्या से हमें भाग देना है, तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, और चिन्ह डिसाइड करने हैं, तो एगो घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह है। ये पूर्णांक है, आप बोलेंगे बिल्कुल पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक है। ठीक, अब इसी तरह इस वाली संख्या से इसमें भाग देंगे, 4 से 2 में भाग देंगे, तो 4 से 2 में भाग दीजिए, तो एक बार में नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 उतरेगा, यानी 4 5 20। ये कितना आ गया? 0.5 आ गया। ठीक, 0.5 आ गया। और एगो घटाव का चिन्ह है तो एगो घटाव का चिन्ह, देखिए ऐसे नहीं अच्छा लगना लिखता दशमलव को अकेले, तो इसलिए दशमलव के पहले 0 लगा देते हैं, तो इसका ये घटाव का चिन्ह आ गया। तो ये पूर्णांक है क्या? ये पूर्णांक है क्या? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आधी अधूरी संख्या पूर्णांक नहीं होती, यानी ये पूर्णांक नहीं है। तो यही कह रहा है कि पूर्णांकों का भाग हमेशा एक पूर्णांक, हमेशा माने हर बार पूर्णांक है नहीं, ये नहीं होता है। देखिए यहाँ पूर्णांक नहीं हुआ, यहाँ पूर्णांक हो गया, यहाँ पूर्णांक नहीं हुआ, यानी हर बार पूर्णांक नहीं होगा, हर बार पूर्णांक नहीं होगा। ये नहीं कि जितने भी आपको भाग के दिए रहेंगे सबके सब पूर्णांक आ ही जाएगा, नहीं आएगा, यानी इस पे संवृत्त नियम लागू नहीं होता है। ठीक, इस पे संवृत्त नियम लागू नहीं होता है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कोई पूर्णांक है और भागा बी कोई पूर्णांक है, तो भागा दिए तो हमेशा पूर्णांक आए, ये कोई जरूरी नहीं है।
ठीक, कि हमेशा पूर्णांक ही आएगा, हमेशा नहीं आ सकता है, हमेशा नहीं आएगा कि हर, जैसे गुना में करते थे हम लोग, जोड़ में करते थे कि हर बार पूर्णांक आता था, घटाव में करते थे हर बार पूर्णांक आता था, लेकिन भागा में हर बार पूर्णांक नहीं आएगा, कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता है, यानी इस पे नियम ये लागू नहीं होगा। ठीक, क्रम विनिमयता नियम नहीं, यानी भाग पे क्रम विनिमयता नियम भी लागू नहीं होगा, यानी भाग में क्रम बदलने पर उत्तर हमारा बदल जाएगा। गुना में क्या होते थे, उत्तर सेम रहते थे, जोड़ में उत्तर सेम रहते थे, लेकिन क्रम विनिमयता नियम में भाग में क्रम बदलने पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी भाग पे संवृत्त नियम भी लागू नहीं होते हैं और क्रम विनिमयता नियम भी लागू नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, भाग देना है तो इस वाली संख्या से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा ना, 4 दूनिया, तो अब चिन्ह भी देने हैं, घटाव का चिन्ह है 2 गो, तो ये प्लस बन जाता है, तो प्लस तो लिखते नहीं है, छिपा रहता है, नहीं, इसका आंसर क्या है 2। अब इसका क्रम बदल दिया, यानी पहले वाले के दूसरे जगह पे, दूसरे वाले को पहले जगह पे, देखिए यही क्रम बदल दिए हम। अब इस वाली संख्या से भाग देंगे तो 8 से भाग दीजिएगा 4 में, तो एक बार में नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, तो 8 5 40, यानी इसका आंसर इतना कितना आ गया, 0.5 है ना। 0.5 अकेला लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके पहले 0 लगा देते हैं। अब 2 घटाव का चिन्ह हो जाता है तो जोड़ बन जाता है, तो जोड़ यहाँ लिखते नहीं है, जोड़ छिपा रहता था। आंसर एक समान है क्या, उत्तर बदल गया ना, क्रम बदल दिए, इसको लिखने का क्रम बदल दिया, यानी पहले को दूसरे स्थान पर, दूसरे को पहले स्थान पे, तो आंसर भी बदल गया, यानी आंसर हमारा बराबर, दोनों का आंसर बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर देके इसे काट देते हैं, यानी बराबर नहीं है, यानी भाग पे क्रम विनिमयता नियम भी लागू नहीं होता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि ए भागा बी बराबर नहीं होगा बी भागा ए के। ठीक, समझ गए, यानी इसको क्रम बदलेंगे तो ये आंसर बदल जाएंगे। ठीक, अब एक चीज यहाँ देखिए, शून्य से भाग देना, शून्य से भाग देना यानी शून्य से भाग देना, यानी किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक, किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, यानी वो परिभाषित नहीं है। अब हम कहें शून्य से 4 में भागा दीजिए, तो शून्य से 4 में भागा नहीं दिया जा सकता, किसी भी संख्या को शून्य से हम भागा नहीं दे सकते हैं, उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, यानी आंसर उसका आ जाएगा परिभाषित नहीं है। ठीक, उसका आंसर नहीं मिल सकता, यानी किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग नहीं दे सकते। 4 भागा 0, इसका मतलब क्या है कि शून्य से भागा देना, यानी 0 से 4 में भागा देना, तो नहीं दिया जा सकता है। ठीक, कोई बोलेगा शून्य से 200 में भाग दो, इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा परिभाषित नहीं है, यानी इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। ठीक, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। ठीक, यानी किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब यही है ना कि 0 से ऐसे भाग देना, यानी किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन वही 0 को किसी भी पूर्णांक से भाग दे सकते हैं, 0 को किसी भी पूर्णांक से भाग दे सकते हैं, यानी 0 को किसी भी पूर्णांक से भाग दे सकते हैं, यानी वही 4 से 0 में भाग देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक, समझ गए, किसी भी, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन 0 में भाग दे सकते हैं, यानी ऐसे भाग दे सकते हैं कि 0 भागा 4, इसका मतलब क्या है कि 4 से 0 में भाग देना है, 4 से 0 में भाग देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, चाहे संख्या कुछ भी लिखा रहे। ठीक, 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन 0 में भाग दे सकते हैं, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, यानी 0 भागा -500, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, वहीं अगर लिख दें 500 भागा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। समझ गए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, परिभाषित नहीं। इसका मतलब क्या है, इस वाली संख्या से इसमें भाग देना, 500 से 0 में भाग देना है, यहाँ 0 से भाग देना है। ठीक, 0 से भाग देना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। ठीक, वहीं 0 में भाग देना है, किसी भी संख्या में 0 में भाग देना है, तो इसका आंसर हमेशा हर बार 0 ही आएगा। ठीक, मैं कहूँ कि 0 भागा -201, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी 201 से 0 में भाग देना है, -201 रहे भागा 0 रहे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गए, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे लिख दें 0 भागा 500, तो इसका आंसर निकालना संभव नहीं है, लेकिन यही लिख दें 500 भागा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक, समझ गए। अब 1 से भाग, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उसका उत्तर वही रहता है। मान लीजिए एक कोई संख्या है, उसको भाग देना है किससे, 1 से, तो उसका उत्तर बदलेगा नहीं, उसका उत्तर ए ही रहेगा। ठीक, अब किसी भी संख्या, मान लीजिए ये लिखा हुआ है -49, किसी भी संख्या में 1 से भाग देना है, तो इसका आंसर बदलेगा नहीं, आंख मूंद के जो संख्या लिखा हुआ है वही लिख दीजिए। ठीक, मान लीजिए ये लिखा हुआ है
80 और किसी भी संख्या को 1 से भाग दें। इसका मतलब यही होता है कि 1 से इसमें भाग देना है, तो उसका उत्तर बदलेगा नहीं, उसका उत्तर जो संख्याएं रहेगा वो वही हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो एक बार अध्याय का सारांश हम लोग कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो देखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना या भाग हमेशा धनात्मक होता है। जैसे कहूँ मैं, ये क्या है, दोनों ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये भी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक, तो इसका गुना या भाग हमेशा धनात्मक होगा। अगर इसको हम गुना करें तो -2 गुना -3, गुना कैसे करते हैं, 3 दूनी 6, 2 को घटाव का चिन्ह रहता है तो वो जोड़ बन जाता है। यानी वही कह रहा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना हमेशा धनात्मक होता है, यानी आंसर उसका धनात्मक में हो जाएगा। जैसे वही देखिए, -12 और ये -6 लिखा हुआ है, इसको भाग करना है, दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो इसका भाग का आंसर जो आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, हमेशा आंसर उसका काहे में आएगा, प्लस में आएगा। यानी 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को माइनस का चिन्ह रहता है गुना या भाग में, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस लिखते नहीं है हम, प्लस छिपा रहता है। ठीक, तो छिपा रहने का भी मतलब क्या है कि ये धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा या भाग हमेशा धनात्मक होता है, और वहीं एक हो जाए गुणा या भाग में, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का परिणाम हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे ये -3 लिखा हुआ है, ये दो देखिए, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये वो घटाव का चिन्ह रहता है तो माइनस हो जाता है। यानी इसका आंसर, परिणाम का मतलब आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो ऋणात्मक हो गया ना। इसी तरह हम लिखते हैं 12 भागा -3, भागा देंगे तो इस वाली संख्या से भाग देते हैं तो 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, और ये वो घटाव का चिन्ह है तो माइनस, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या रहे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या रहे तो उसका आंसर जो आएगा हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या रहे तो उसका गुना करने पर हमेशा आंसर ऋणात्मक में ही आएगा, यानी माइनस में भी आएगा। 0 जो है योग तत्समक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है, यानी 0 क्या है, योग तत्समक है, और 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक, यानी किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करने पर उसका मान नहीं बदलता है। यानी जोड़ में योग तत्समक क्या है, 0 है, और गुणा में योग तत्समक क्या है, 1 है। ठीक, समझ गए? भाग में क्रम बदलने या समूह बदलने की गलती न करें, क्योंकि यह नियम उस पर पालन नहीं करना। भागा में आपको क्रम नहीं बदलने हैं। ठीक, समझ गए? तो अगली वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नावली ये दिए हुए हैं वो उसको करेंगे। अब ये आपने ये थ्योरी पढ़ लिया तो ये आपको आराम से बिना बताए हुए भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग जितने हैं 1.1, 1.2, 1.3 ये बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक, समझ गए? तो दोस्तों, कैसा लगा ये चैप्टर? क्या अब आपको पूर्णांक आसान लग रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और भी आसान और मज़ेदार तरीके से मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्णांक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम पूर्णांक पर आधारित कुछ और मज़ेदार सवाल हल करेंगे तथा प्रश्नावली भी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।